व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज हम लोगों ने अकाउंट्स में कैश फ्लो स्टेटमेंट कवर कर दिया है। अब बारी आ गई है इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम को करने की। नेशनल इनकम में बेटा जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो सकते हैं या जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब मैंने यहाँ पे कवर करे हैं। इतना करने के बाद आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में इसी वाली वीडियो में से मिलेगी, तो इसको बहुत ध्यान से देखना। सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे और आपको काफी हद तक कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। चलो जी शुरू करते हैं बच्चों। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्टॉक वेरिएबल्स एंड फ्लो वेरिएबल्स। स्टॉक एंड फ्लो पे क्वेश्चंस कई बार आया है, बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। स्टॉक वेरिएबल्स कौन से होते हैं जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करे जाते हैं। फ्लो वेरिएबल्स कौन से होते हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेजर करे जाते हैं। स्टॉक वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जैसे मैं बोलूं कि प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब देखो फॉर द ईयर पूरा साल हो गया ना, तो वो फ्लो है, ठीक है। मैं बोलूं मनी सप्लाई, मनी सप्लाई क्या होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे कितना मनी है, वो स्टॉक है। तो जो भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे है वो स्टॉक है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम है फ्लो है, जिसमें टाइम डायमेंशन आ जाएगा कि यहां से यहां तक फ्लो है, कोई टाइम डायमेंशन नहीं है, स्टॉक है बच्चों, ठीक है। या फिर क्वेश्चन ऐसा आता है कि कैटेगराइज करो कि ये स्टॉक है या फ्लो है। जैसे आपके बैंक डिपॉजिट्स एक डेट पे, देखो एक डेट पे स्टॉक हो गया। डोमेस्टिक इनकम कितना है, डोमेस्टिक इनकम पूरे साल का होता है, फ्लो हो गया। इन्वेंट्री एक डेट पे स्टॉक हो गया बच्चों। नेट इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर फ्लो हो गया बच्चों, ठीक है। देखो स्टॉक वेरिएबल्स आर द वेरिएबल्स विच आर मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे नेशनल वेल्थ। फ्लो वेरिएबल्स वो हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम होते हैं, जैसे नेशनल इनकम। ये स्टॉक फ्लो ये तो हमने देख ही लिया। डिफरेंस बिटवीन मनी फ्लो रियल फ्लो, बच्चों ये भी आ जाता है। रियल फ्लो मनी फ्लो क्या है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के दो फेसेस हैं। जब हाउस होल्ड और फर्म्स के बीच में गुड्स या सर्विसेज फ्लो करते हैं उसको हम रियल फ्लो बोलते हैं, और जब हाउस होल्ड और फर्म के बीच में पैसा फ्लो करता है उसको हम मनी फ्लो बोलते हैं। सर मनी कब फ्लो करता है, देखो बच्चों हाउस होल्ड जो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं रियल फ्लो है, उसके बदले में पैसा मिल रहा है मनी फ्लो है। पैसा खर्च कर रहे हैं मनी फ्लो है, बदले में गुड्स और सर्विसेज मिल रहे हैं रियल फ्लो है। तो रियल फ्लो मनी फ्लो में फर्क ही क्या होता है, यानी एक फ्लो में पैसा फ्लो करेगा और एक फ्लो में गुड्स और सर्विसेज फ्लो करेंगे। जिसमें गुड्स और सर्विसेज है उसको फिजिकल फ्लो भी बोलते हैं, जिसमें मनी है उसको नॉमिनल फ्लो भी बोल देते हैं। ठीक हो गया बेटा, परफेक्ट सर। यह सवाल भी आपका रिवाइज हो जाता है। देखो मनी फ्लो इज द फ्लो ऑफ, हाँ उल्टा लिख दिया, उल्टा लिख दिया क्या, हाँ 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 no, इट इज द फ्लो ऑफ मनी, तो ये मनी फ्लो है। इट इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो ये रियल फ्लो है। ठीक है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल फ्लो, इट इज ऑल्सो नोन एज नॉमिनल फ्लो। अब ठीक है, परफेक्ट बेटा, सही हो गया बच्चों, डन सर। अगला सवाल, externalities can be classified into negative or positive, however it is not necessary that they will be directly correlated with GDP। बोल रहा है एक्सटर्नैलिटीज पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती हैं। बिल्कुल सही है बच्चों, एक्सटर्नैलिटीज किसी भी एक्टिविटी के पॉजिटिव्स या नेगेटिव इंपैक्ट्स हो सकते हैं। पॉजिटिव्स के लिए अप्रिशिएट नहीं किया गया है और नेगेटिव्स के लिए आपको कोई पेनल्टी नहीं लगाई गई है, पीनलाइज नहीं किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी फैक्ट्री से खूब प्रोडक्शन हो रहा है दबा के, जीडीपी बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है, जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन जो फैक्ट्री से वेस्ट निकल रहा है वो तो कई लोगों को बीमार कर रहा है, तो वेलफेयर के तो अगेंस्ट है, इसको हम नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी बोलते हैं। वहीं पे किसी कंपनी ने पब्लिक पार्क्स में कंट्रीब्यूट करा है, बहुत सारे पेड़ लगाए हैं, ये एक पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज है। उनके लिए कोई उनको अप्रिशिएट नहीं कर रहा, जबकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वेलफेयर के लिए, राइट। आगे देखो, क्या हम इसको डायरेक्टली कोरिलेट करते हैं जीडीपी से, नहीं करते बच्चों, जरूरी नहीं है। एक्सटर्नैलिटीज तो यही है, कुछ एक्टिविटीज वो हैं जिनका फायदा हुआ है लेकिन उसके लिए अप्रिशिएट नहीं करा गया, और कुछ एक्टिविटीज वो हैं जिनका घाटा हुआ है लेकिन उसके लिए पेनल्टी नहीं लगाई गई। ठीक है बेटा, अच्छा यही एक्सटर्नैलिटीज देखो बार बार आता है।
पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी क्या है ये बताओ। देखो चेक करो, यस एक्सटर्नैलिटीज में नॉट डायरेक्टली कोरिलेट विद जीडीपी, बोल रहा है एक्सटर्नैलिटी को जीडीपी के साथ डायरेक्टली कोरिलेट मत करो, क्योंकि एक्सटर्नैलिटी का कोई भी ऐसा मार्केट नहीं है जहां से आप उनको खरीद सकते हो या बेच सकते हो, ठीक है ना बच्चों। जीडीपी डज नॉट टेक इनटू अकाउंट एनी सच नेगेटिव और पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन द थर्ड पार्टी एज दे आर नॉट पेनलाइज्ड, इसके लिए कोई पेनलाइज नहीं करा गया है, ना ही इसके लिए बच्चों आपको एप्रिशिएट करा गया है। सही है, बार बार वही सारी एग्जांपल्स वही सारी डेफिनेशंस दी गई हैं। इसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है, इन द पास्ट फ्यू डिकेड्स, पिछले कुछ दशकों में इंडियन इकोनॉमी हैज बीन फेयरली बेनिफिटेड बाय द पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज क्रिएटेड बाय रैपिड राइज इन इंफ्रास्ट्रक्चर, जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट। देखो क्या बढ़िया सवाल बना के पूछा, इसने बोला कि पिछले कुछ दशकों में, डिकेड्स का मतलब पिछले कुछ 10 सालों में इंडिया को पॉजिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज का बेनिफिट मिला है, यानी इंफ्रा डेवलप हुआ है तो उससे पॉजिटिव्स देखने को मिले हैं। आपको बोल रहा है कि उसको जस्टिफाई करो, तो देखो कैसा लिखेंगे, इस तरीके से एग्जांपल लिख के हम आंसर लिखेंगे। इन द पास्ट फ्यू डिकेड्स इंडियन इकोनॉमी हैज एक्सपीरियंस्ड अ रैपिड राइज इन इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो पहले तो हमने यही बोला, आप ऐसा पहला पॉइंट बनाना कि पिछले कुछ सालों में इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट खूब अच्छे से हुआ है, ठीक है। अब जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है तो उससे क्या क्या बेनिफिट होते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, सस्टेनेबल प्रोडक्शन होता है, काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं बेटा, है ना। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ऐसा तो है नहीं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का बेनिफिट कुछ को मिलेगा कुछ को नहीं मिलेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का बेनिफिट तो इकोनॉमी एट लार्ज को मिलेगा, पूरी इकोनॉमी को मिलेगा, चाहे कोई गरीब इंसान है, चाहे कोई रिच इंसान है, चाहे कोई मिलियनेयर है, बिलियनेयर है, चाहे कोई बिल्कुल ही बिलो पॉवर्टी लाइन वाला भी है, उसको भी इंफ्रास्ट्रक्चर का बेनिफिट मिलेगा। तो कहीं ना कहीं बेटा जब इस तरीके की चीज होती है तो ओवरऑल हमें बेनिफिट देती ही देती है। देखो आगे इस पॉइंट को हम, पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट ये बनाना और तीसरा यहां से लिखना, द बेनिफिट्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट may be enjoyed by the people without paying for the same. Hence, infrastructure development adds to the welfare in an economy and creates positive externalities. ठीक हो गया बेटा। नंबर 4, डिफाइन ऑपरेटिंग सरप्लस। देखो बच्चों ऑपरेटिंग सरप्लस पे भी क्वेश्चन बन जाता है। अब हम लोग कई बार ऑपरेटिंग सरप्लस को बस कंसिडर करके चलते हैं न्यूमेरिकल फॉर्मेट में। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है बच्चों, ऑपरेटिंग सरप्लस में हम लोग वो सारी इनकम ले लेते हैं जो प्रॉपर्टी से और एंटरप्रेन्योरशिप से होती है, जैसे एंटरप्रेन्योरशिप से होने वाले प्रॉफिट्स, प्रॉपर्टी से होने वाला रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी, तो ये सब हम बच्चों ऑपरेटिंग सरप्लस में कंसिडर करते हैं। तो ऑपरेटिंग सरप्लस क्या होता है, मेनली द इनकम जनरेटेड फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सर इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन अगर लिखनी हो, देखो फैक्टर इनकम अर्न्ड इन द फॉर्म ऑफ रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट टुगेदर आर कॉल्ड ऑपरेटिंग सरप्लस। क्या बात है सर। उसके बाद डिस्कस ब्रीफली द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो इन अ 2 सेक्टर मॉडल। सर्कुलर फ्लो को बच्चों अच्छे तरीके से डिस्कस करना है। सर्कुलर फ्लो आप समझते हो ना, सर्कुलर फ्लो में सबसे पहले जो हाउस होल्ड है, सबसे पहले बच्चों सर्कुलर फ्लो में क्या होता है, जो हाउस होल्ड है वो अपनी सर्विसेज देंगे फर्म्स को, जिसको हम बोलते हैं फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज में इनकी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप सब कुछ आ जाता है। ये इसके बदले में इनको पेमेंट करेंगी, जिसको हम बोलते हैं फैक्टर पेमेंट, ठीक है। फिर ये जो इनके पास पैसा आया इससे ये खर्चा करेंगे, जिसको हम बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इस खर्चे के बदले में इसको क्या मिलेगा, गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये पूरा का पूरा जो पैसा है और गुड्स और सर्विसेज है वो 2 सेक्टर मॉडल में हाउस होल्ड और फर्म्स के बीच में घूमता रहता है। इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो। देखो इन अ 2 सेक्टर इकोनॉमी हाउस होल्ड्स आर द ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर यही है। फर्म्स जो है वो इन फैक्टर्स को यूज करके गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, और इनके बदले में इनको पेमेंट करती हैं हाउस होल्ड को, जो अल्टीमेटली खर्चा करते हैं कंजम्पशन के फॉर्म में
और उसके बदले में उनको गुड्स और सर्विसेज मिल जाते हैं बेटा। इसी तरीके से इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, राइट। डिफरेंस बिटवीन डेप्रीसिएशन एंड कैपिटल लॉस, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ सवाल, आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए बच्चों। डेप्रीसिएशन और कैपिटल लॉस में क्या फर्क है? जैसे मेरा कैमरा है या मेरा माइक है या मेरा बोर्ड है, मैं इनको यूज कर रहा हूं तो ये डेली बेसिस पे इनमें वेयर एंड टियर भी हो रहा है, नई टेक्नोलॉजी भी आ रही है, ये पुराने भी हो रहे हैं, इनमें खराबी भी आ जाती है, तो ये टाइम के साथ डेप्रीशिएट हो रहे हैं, इनकी वैल्यू कम हो रही है। डेप्रीसिएशन से लेकिन प्रोडक्शन नहीं रुक रही, मैं अपनी सर्विसेज जनरेट कर पा रहा हूं, पुराने हो रहे हैं लेकिन फिर भी चल रहे हैं। लेकिन अगर ये चोरी ही हो जाए, कैमरा चोरी हो जाए, माइक चोरी हो जाए, बोर्ड चोरी हो जाए, ये हो जाएगा कैपिटल लॉस। तो अगर जो एसेट आपको अल्टीमेटली प्रोडक्शन करने में हेल्प कर रहा है उसकी वैल्यू कम हो रही है, वो पुराना हो रहा है, ये डेप्रिसिएशन है। लेकिन अगर वो खत्म ही हो जाए, एसेट आग लग जाए, चोरी हो जाए, बिल्कुल डैमेज हो जाए, तो वो कैपिटल लॉस है, इससे प्रोडक्शन रुक जाएगा, फिर आपको नया ही लेना पड़ेगा, है ना। तो देखो क्या आता है, डेप्रिसिएशन क्या है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट, और कैपिटल लॉस क्या है? लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट, वहां घाटा हो रहा है। डेप्रिसिएशन के हम प्रोविजंस बना लेते हैं, प्रोविजंस का मतलब हम उनको अच्छे तरीके से हिसाब कर सकते हैं, डेप्रिसिएशन की तैयारी कर सकते हैं, पहले से रेडी रह सकते हैं डेप्रिसिएशन के लिए। कैपिटल लॉस के लिए ऐसा कोई प्रोविजन नहीं बनाता, कोई भी तैयार नहीं होता, पता थोड़ी ना होता है कब चोरी हो गई। डेप्रिसिएशन से प्रोडक्शन प्रोसेस हैम्पर नहीं होता, कैपिटल लॉस से हैम्पर हो जाता है। उसके बाद स्टेट एनी 3 प्रिकॉशंस टू बी टेकन व्हाइल एस्टिमेटिंग द नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड। बच्चों प्रिकॉशंस और स्टेप्स ये बहुत अच्छे से आपको चैप्टर नंबर 4 से याद करने हैं, ये आते ही आते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड से क्या क्या प्रिकॉशंस हो सकते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स पे खर्चा इंक्लूड नहीं करना, सेकंड हैंड गुड्स पे खर्चा इंक्लूड नहीं करना, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स पे होने वाला खर्चा इंक्लूड नहीं करना, यही वाले चाहे याद कर लेना, प्रिकॉशंस अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। इसके बाद आ रहा है जीडीपी एंड जीवीए इन एन इकोनॉमी आर ऑलवेज इक्वल। बोल रहा है जीडीपी और जीवीए हमेशा इक्वल ही होते हैं, इसको जस्टिफाई करो। क्या बात है सर, गुड क्वेश्चन। जीडीपी देखो, जब आप वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम निकालते हो तो मैंने आपको बताया था ना जीवी एट एमपी निकलता है, और जीवी एट एमपी का मतलब ही जीडीपी एट एमपी भी होता है। तो देखो कैसे आप आंसर लिखोगे। जीडीपी मेजर्स, क्या मेजर करता है जीडीपी? कुछ कीवर्ड्स हैं वो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। द मार्केट वैल्यू, क्योंकि हमेशा हम जीडीपी एट एमपी या जीवी एट एमपी बोलते हैं, है ना। द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इंटरमीडिएट तो हम कंसिडर करते नहीं, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। और जीवीए क्या मेजर करता है? द वैल्यू एडिशन, इसका नाम ही क्या है? ग्रॉस वैल्यू एडेड, द वैल्यू एडिशन बाय ईच प्रोडक्शन यूनिट इन एन इकोनॉमी। देयरफॉर सम ऑफ जीवीए by all the 3 sector is always equal to GDP। हर सेक्टर ने जितना जितना वैल्यू एडिशन करा है, प्राइमरी सेक्टर ने, सेकेंडरी सेक्टर ने, टर्शरी सेक्टर ने जितना जितना वैल्यू एडिशन करा है, उन सब का सम हमेशा जीडीपी के बराबर आएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट बोल रहा है जीडीपी डिफ्लेटर इज द रेशो ऑफ रियल जीडीपी अपॉन नॉमिनल जीडीपी। चेक करो जरा, क्या जीडीपी डिफ्लेटर रियल जीडीपी अपॉन नॉमिनल जीडीपी होता है? ठीक है, मैंने तुम लोगों को क्या बताया था? अल्फाबेटिकली याद रख लो। पहले क्या आएगा? पहले आर आएगा या एन आएगा? पहले एन आएगा, तो ये तो गलत हो गया, तो रिवर्स हो गया, तो ये गलत है, दिस इज नॉट गुड, ये सही नहीं है। तो मैं क्या बोलूंगा? जीडीपी डिफ्लेटर इज इक्वल टू नॉमिनल अपॉन रियल, ना कि रियल अपॉन नॉमिनल, ये गलत है, ठीक है ना बेटा, इस बात का ध्यान रखना। ये आ गया बच्चों अब तुम्हारे पास अगला सवाल। डिस्पोजिशन फेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन्वॉल्व्स फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम विच कंप्राइजेस ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स। सोचो बच्चों, सोचो, क्या डिस्पोजिशन में ये होता था? डिस्पोजिशन में थोड़ी ना होता, डिस्पोजिशन तो आखिरी है, डिस्पोजिशन तो बिल्कुल लास्ट फेस है, जिसके अंदर अल्टीमेटली खर्चा करेंगे,
हाउस होल्ड और उनको गुड्स और सर्विसेज मिल जाएंगे। वो लास्ट फेज को डिस्पोजिशन बोलते थे। ये तो डिस्ट्रीब्यूशन में होता था ना, जब उनको इनकम मिलता था, फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम, है ना। तो डिफेंड और रिफ्यूट, डिफेंड का मतलब आप एग्री करते हो, रिफ्यूट का मतलब आप एग्री नहीं करते, तो हम इस पर रिफ्यूट कर देंगे। ठीक है, पढ़ना है क्या आंसर? द गिवन स्टेटमेंट इज रिफ्यूटेड। क्यों रिफ्यूट करा? क्योंकि डिस्पोजिशन फेस में क्या होता है, द फ्लो ऑफ स्पेंडिंग यानी खर्चा करना बाय द हाउस होल्ड ऑन परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जबकि ये जो स्टेटमेंट दिया है डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा है, तो डन है। उसके बाद बोल रहा है एज पर द इकोनॉमिक टाइम्स रिपोर्ट डेटेड 11 अप्रैल, इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो सेल है वो 10 लाख पार कर गया फाइनेंशियल ईयर 22-23 में। आपको बोल रहा है कि इसके क्या इंपैक्ट होने वाले हैं जीडीपी और वेलफेयर पे। क्या बात है यार, जीडीपी और वेलफेयर पे इस पे क्या इंपैक्ट होने वाले हैं। देखो यार, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल बढ़ रही है, ठीक है, तो दोनों तरीके से फायदा है हमारे लिए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सेल बढ़ रही है तो कहीं ना कहीं हम सस्टेनेबल एनर्जी के सोर्सेज को यूज कर रहे हैं, हम लोग पॉल्यूशन कम देखने को मिलेगा, हम लोगों को साउंड्स कम देखने को मिलेंगी, हम लोगों को कहीं ना कहीं ग्रीन एनर्जी का बेनिफिट देखने को मिल रहा है, तो वेलफेयर के लिए भी अच्छा है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिक रहे हैं तो प्रोडक्शन तो हो ही रहा है, तो जीडीपी तो बढ़ ही रहा है कहीं ना कहीं, तो दोनों के लिए एक पॉजिटिव साइन ये हमारे पास है। तो आंसर कैसा लिखोगे? ऐसा, द इंक्रीज सेल्स ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल में हैव पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन बोथ जीडीपी एज वेल एज वेलफेयर। इंक्रीज इन द सेल ऑफ ई व्हीकल डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट टू द वैल्यू एडिशन, ऑफकोर्स प्रोडक्शन हो रहा है, और वहीं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो एनवायरमेंट फ्रेंडली और पब्लिक वेलफेयर में हेल्पफुल माने जाते हैं। ओके, इसके बाद ये चेक करो, बोल रहा है एक इमेजिनरी इकोनॉमी है जिसमें जीडीपी जो है 19-20 का 5000 था, ठीक है, जीडीपी एट एमपी, ओके, नेशनल इनकम 3500 करोड़ था, एनएफआईए जो है, एनएफआई पेड टू द इकोनॉमी, अच्छा वो 400 करोड़ है, एनआईटी इतना है। आपको बोल रहा है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल निकाल के दिखाओ, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल यानी डेप्रिसिएशन निकाल के दिखाओ। देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। जीडीपी एट एमपी दिया हुआ है 5000, जीडीपी एट एमपी दिया हुआ है बच्चों 5000, नेशनल इनकम दिया हुआ है 3500 करोड़ यानी एनएनपी एट एफसी ये दिया हुआ है 3500 करोड़, नेट फैक्टर इनकम पेड यानी कि ये फीटा है, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 450, एनआईटी है 400, एनआईटी है 400। आपको बोल रहा है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल यानी डेप्रिसिएशन बताओ। ओके ठीक है, कोई भी कहीं भी रख लो यार, एनएनपी एट एफसी, जीडीपी एट एमपी, ये तो हो गया 3500, ये हो गया 5000। अब देखो ग्रॉस से नेट पे जाना है तो माइनस डेप करना पड़ेगा, माइनस डेप, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए प्लस एनएफआईए, पीपी सेम है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाने के लिए माइनस एनआईटी, ठीक है, तो प्लस करना पड़ेगा एनएफआईए, एनएफआई होता है फीफा माइनस फीटा, तो 0 माइनस 450 और माइनस का एनआईटी यानी माइनस का 400। तो सबसे पहले तो हमें यह समझ में आ जाएगा कि भैया डेप्रिसिएशन को इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, डेप को इधर भेज दो, तो 5000 माइनस 3500 माइनस 450 माइनस 400, ये जो वैल्यू आएगी ये डेप्रिसिएशन है। कितना आएगी? 5000 माइनस 3500 माइनस 450 माइनस 400, 650 आ रही है बच्चों, 650। इसको चार्जिंग पे लग जा भाई, जल्दी से लग जा भाई। 650 का बच्चों डेप्रिसिएशन आ रहा है। आप कहीं कुछ भी रख सकते हो, जब भी आपको दो एग्रीगेट दिए हो कोई भी कहीं भी रखो, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। 650 डन सर। लो जी, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 650, डेप्रिसिएशन को ही बोलते हैं। इसके बाद स्टेट एनी 3 प्रिकॉशंस दैट आर टेकन वाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम बाय प्रोडक्शन मेथड। बच्चों पीछे भी आए थे प्रिकॉशंस, मैं फिर बोल रहा हूँ प्रिकॉशन स्टेप्स, ये बिल्कुल भी भूलने वाली चीज नहीं है, एग्जाम में आती है एज इट इज रटना है यार तुम्हें, ये तो लर्निंग वाला क्वेश्चन है। प्रिकॉशंस में फिर से क्या लोगे, इंटरमीडिएट गुड्स हमें इंक्लूड नहीं करने, इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन शुड बी टेकन
देखो इंप्यूटेड वैल्यू ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन, गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन हम लोग कंसिडर करते हैं, सर्विसेज फॉर सेल्फ कंजम्पशन हम लोग कंसिडर नहीं करते, ठीक है। फाइनेंशियल एसेट्स हम लोग इंक्लूड नहीं करते। स्टेट द मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक इनकम, डिस्कस ब्रीफली हाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अफेक्ट्स द वेलफेयर ऑफ एन इकोनॉमी। बेटा सबसे पहले तो डोमेस्टिक इनकम को आपको यहाँ पे डिफाइन करना है, तो क्या बोलोगे, जितनी भी इनकम हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अंदर हमने जनरेट करी है उसको हम डोमेस्टिक इनकम बोल देते हैं। दूसरा बोल रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसे वेलफेयर को इम्पैक्ट करता है, तो इसके अंदर बहुत अच्छे से आप लोग लिखोगे कि कई बार ऐसा होता है कि इकोनॉमी में जीडीपी बढ़ रहा है, बट क्योंकि वो जीडीपी का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है, तो वो कई बार ऐसा होता है कि रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में ज्यादा जा रहा है और पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तक कम जा रहा है। तो जो बेनिफिट्स हैं किसी भी चीज के वो ऑल द सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तक बराबर बराबर पहुंचने चाहिए, तभी उनका फायदा है, अदरवाइज वेलफेयर नहीं होगा। वो चीज यहां पे लिखनी है। देखो डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ इनकम अर्न्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में क्या बोलेंगे हम, देखो यहां पे आपको बोल रहा है अ राइज इन जीडीपी मे नॉट बेनिफिट ऑल द सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इन द सेम डायमेंशन। मैंने आपको बोला ना हर सेक्टर ऑफ द सोसाइटी तक इक्वली पहुंचना चाहिए। बेनिफिट में बी कॉन्सेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स while the majority of people may remain deprived, उनको बेनिफिट ही नहीं मिलेगा, तो इससे इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा और वेलफेयर कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, ठीक है बच्चों। डिस्टिंग्विश बिटवीन वैल्यू एडिशन एंड फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट। देखो बेटा ये डबल काउंटिंग को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। अगर आप डबल काउंटिंग करते जाओगे, इंटरमीडिएट गुड को काउंट करते जाओगे, तो नेशनल इनकम ओवर एस्टिमेट हो जाएगा, ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि आपने पहले इंटरमीडिएट गुड भी ले लिया फिर फाइनल गुड भी ले लिया। जैसे इसमें हम लोग एग्जांपल लेते हैं वही वाला जो मैं आपको पढ़ाते हुए यूज करता हूं, कि सपोज मैं बात करता हूं एक फार्मर की। सबसे पहले एक फार्मर ने वीट का प्रोडक्शन करा, ठीक है। अब वीट उसने 0 से 500 में बनाया, सही है ना। उसके बाद वीट से आटा बना, फ्लोर मिल के पास उन्होंने 500 का वीट खरीदा, इससे 800 का आटा बनाया। फिर ये बेकरी पे गया, बेकरी वाले ने 800 का आटा खरीदा और 1000 रुपए के बिस्किट्स बनाए, ठीक है। तो अगर आपने ये सब कंसीडर कर लिया कि भैया इकोनॉमी में 500 का इसका इनकम, 800 का इसका इनकम, 1000 का इसका इनकम, तो फिर 1800 और 500 2300 रुपए का इनकम बन गया। ये बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है, गलत है ये। बच्चों खर्चा भी तो माइनस करो ना जो हुआ है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, या तो फाइनल आउटपुट ले लो, फाइनल आउटपुट में बस लास्ट वाला हमको कंसीडर कर लेना है, यानी कि 1000, और या फिर हम बोलते हैं सिर्फ वैल्यू एडिशन ले लो। वैल्यू एडिशन मतलब इसने 0 से 500 कितना वैल्यू एडिशन करा, 500। इसने 500 से 800 कितना वैल्यू एडिशन करा, 300। इसने 800 से 1000 कितना वैल्यू एडिशन करा, 200। तो अल्टीमेटली 1000। देखो ये दोनों में फर्क होता है। जो फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है वो बस अल्टीमेट लास्ट जो उसका कंज्यूमर है उसका वैल्यू कंसीडर करता है, जबकि वैल्यू एडिशन हर स्टेज पे कितना वैल्यू एडिशन हुआ है उसको कंसीडर करता है। देखो वैल्यू एडिशन रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट ओवर द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट कंजम्पशन, जबकि फाइनल वैल्यू ऑफ आउटपुट रेफर्स टू टोटल मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक हो गया बेटा। इसके बाद बोल रहा है नेशनल इनकम इज ऑलवेज ग्रेटर देन डोमेस्टिक इनकम। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? सोचो, क्या नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम से हमेशा बड़ा ही होगा? आंसर बनेगा नहीं, ऐसा नहीं है। देखो बच्चों एक बात बताओ, हमारे पास डोमेस्टिक और नेशनल इनकम के बीच का फर्क पता है क्या होता है? नेशनल इनकम जो है वो कैसे निकलता है? डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA, राइट। अब सपोज ये 500 है, ये 100 है, तभी तो नेशनल इनकम 600 निकल के आएगा, है ना। क्या हमेशा ये ज्यादा होगा क्या? ऐसा नहीं है बेटा। NFIA तो नेगेटिव भी हो सकता है। NFIA हो सकता है माइनस का 40 हो, तो फिर कितना आ जाएगा? 460 आ जाएगा। देखो डोमेस्टिक इनकम 500 है, नेशनल इनकम 460 है। आ गया नहीं आ गया? क्योंकि NFIA तो 0 भी हो सकता है अगर फीफा फीटा बराबर हो, पॉजिटिव भी हो सकता है अगर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ज्यादा हो, नेगेटिव भी हो सकता है अगर फैक्टर इनकम टू अब्रॉड ज्यादा हो, है ना। तो देखो यहां पे क्या आंसर लिखेंगे हम लोग? हम लिखेंगे नो,
NFI is the component which is the difference between national and domestic income. नेशनल इनकम कम हो जाएगा अगर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जो है वो कम है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड से। इसका मतलब वही फीटा ज्यादा है तो नेगेटिव आएगा NFI, तो दिक्कत हो जाएगी वहां पे। ठीक है बच्चों, परफेक्ट सर। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास many goods and services which may contribute to welfare but are not included in estimating GDP. Do you agree with the given statement? Give valid reasons in support of your answers. तो ये तो 100% ट्रू है बच्चों। बहुत सारे ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो हमारे वेलफेयर में कंट्रीब्यूट करते हैं लेकिन हम उनको कभी भी जीडीपी में कंसिडर नहीं करते, जैसे वो सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ हो या किचन गार्डनिंग हो, नॉन मॉनिटरी एक्सचेंज हो जिनको पैसे के बदले में हम एक्सचेंज ही नहीं करते। तो ऐसी मल्टीपल एक्टिविटीज हैं जो हमारी इकोनॉमी में हो रही हैं जो हमारे वेलफेयर के लिए अच्छी हैं लेकिन हम उनको नेशनल इनकम में कंसिडर नहीं करते। कैसे लिखेंगे, ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। देखो क्या बोला, यस there are many goods and services that may contribute to welfare but may not be included in GDP. These transactions are referred to as non-monetary transactions. Transactions जैसे domestic services, by homemaker, ये वेलफेयर के लिए बहुत अच्छी चीज है लेकिन ये हम कभी भी जीडीपी में कंट्रीब्यूट या एस्टिमेट नहीं करते। ठीक है, परफेक्ट सर। विद सुटेबल एग्जाम्पल डिस्टिंग्विश बिटवीन फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड। चलो जल्दी जल्दी से बताओ, सोचो। इंटरमीडिएट गुड कौन से होते हैं, फाइनल गुड कौन से होते हैं? इंटरमीडिएट गुड वो होते हैं बच्चों जिनसे अभी आप फर्दर प्रोडक्शन करते हो, या तो फर्दर प्रोडक्शन होगा या उनका रीसेल होगा। जबकि फाइनल कौन से होते हैं, जो आपने फाइनली एज अ फाइनल कंज्यूमर खरीदे हैं या फिर आपने उसको एज इन्वेस्टमेंट खरीदा है। तो अगर हम बात करें इंटरमीडिएट गुड्स की तो उन्होंने अभी तक प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस नहीं करी है, फाइनल गुड ने प्रोडक्शन बाउंड्री क्रॉस कर ली है। इस तरीके के हमने डिफरेंसेस पूरे पढ़ाए हुए हैं आपको। अब आपको कैटेगराइज करना है कि ये इंटरमीडिएट है या फाइनल है। देखो बच्चों, पेपर एक पब्लिशर ने खरीदा तो ये तो फर्दर प्रोडक्शन करेगा, इससे इंटरमीडिएट हो गया। कंप्यूटर ऑफिस में लगा हुआ है तो एज एन इन्वेस्टमेंट है वो, तो फाइनल हो गया। मोबाइल सेट्स मोबाइल डीलर ने खरीदे, इंटरमीडिएट क्योंकि वो रीसेल करेगा। चौक डस्टर वगैरह स्कूल ने खरीदे, बच्चों चौक डस्टर वगैरह स्कूल ने खरीदे। यहां पे आप देखो, जो चौक है जो डस्टर है उससे स्कूल अपनी सर्विसेज देगा और वो विद इन द सेम ईयर बच्चे यूटिलाइज हो जाएंगे। तो विद इन द सेम ईयर यूटिलाइज हो जाएंगे तो इसको भी हम इंटरमीडिएट ही कंसीडर कर रहे हैं। ठीक हो गया बेटा। तो पहला इंटरमीडिएट, फिर फाइनल, फिर इंटरमीडिएट, फिर इंटरमीडिएट। देखो इंटरमीडिएट, फाइनल, इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट। परफेक्ट बच्चों। कैटेगराइजेशन पे क्वेश्चन आता ही आता है कि कैटेगराइज करो कि इंटरमीडिएट है या फाइनल है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। चलो सर, नेक्स्ट क्या है? ये हो गया है डिफरेंशिएट बिटवीन वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड वैल्यू एडेड। अरे सर, वैल्यू एडेड का मतलब होता है कि कितना वैल्यू एडिशन हुआ है, और वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है? व्हाट इज वैल्यू ऑफ आउटपुट? ठीक है, देखो हमारे पास जो वैल्यू एडेड है उसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, है ना। तो अगर मैं वैल्यू ऑफ आउटपुट की बात करूं तो वैल्यू ऑफ आउटपुट तो सिंपली प्राइस इनटू क्वांटिटी है। सपोज हमारे देश में 100 कुर्सी बन रही है और 100 रुपए की एक है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट तो ये है 10,000। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितना है? जो उसको बनाने पे खर्चा आया, जो उसको बनाने पे खर्चा आया वो है बच्चों सपोज 2,000। हमने 2,000 यहां से माइनस कर दिया तो 8,000 रुपए का टोटल वैल्यू एडेड आया, 8,000 का वैल्यू एडिशन हुआ, राइट। तो देखो क्या लिखा है हमारे पास यहाँ पे,
वैल्यू ऑफ आउटपुट रेफर्स टू टोटल मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। इनके लिए कैसे निकलेगा, प्राइस इनटू क्वांटिटी, जबकि वैल्यू एडिड का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ठीक है बच्चों, अब बताओ जी, मशीन जो एक फर्म ने खरीदी है इज ऑलवेज अ कैपिटल गुड, बोल रहा है हमेशा कैपिटल गुड होगा। डू यू एग्री विद द गिवन स्टेटमेंट? सबसे पहले तो बच्चों ये समझो, जल्दी से फटाफट से ये समझो कि हमारे पास जो गुड्स हैं वो इंटरमीडिएट भी हो सकते हैं, वो फाइनल भी हो सकते हैं। अब फाइनल के आगे पार्ट्स हैं कंजम्पशन और कैपिटल, कंजम्पशन और कैपिटल। ठीक है, अब बच्चों अगर कोई फर्म मशीन खरीद रही है तो भाई अगर वो फर्म मशीनें बेचती हो, अगर वो फर्म मशीन बेचती हो तो हो सकता है वो इंटरमीडिएट गुड हो। भाई रीसेल के लिए भी तो खरीद सकती है एक फर्म कोई मशीन, जरूरी तो नहीं है कि भाई वो अपने यूज के लिए खरीद रही है। हाँ, अगर वो अपने यूज के लिए खरीद रही है फाइनल यूजर बन के, तो फिर वो एक फाइनल कैपिटल गुड बन जाएगा। ठीक है ना बच्चों, तो देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, नो कैपिटल गुड्स वो कैपिटल गुड्स होते हैं which help in the production of other goods and services. Machine purchased by a firm will be capital good when it is used for production of other goods. However, if it is purchased for resale, तो फिर वो capital good नहीं होगा, वो intermediate की कैटेगरी में भी जा सकता है। आई होप बेटा जी आपको ये क्वेश्चंस करके अंदाजा हुआ होगा कि नेशनल इनकम से जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहे हैं, क्वेश्चन इस तरीके के घुमा फिरा के भी बन सकते हैं। अभी मैंने आपको आज की इस वीडियो में सिर्फ थियरी वाले मेन क्वेश्चंस कराए हैं। ठीक है, आप लोग एक बार बैठ के दोबारा से नेशनल इनकम, मनी बैंकिंग का पूरा रिवीजन ले लो बच्चों, पूरा रिवीजन ले लो। एक दिन मैं और लगाऊंगा अभी, उसके अंदर मैं आपको नेशनल इनकम, मनी बैंकिंग और जो भी आपका कल टॉपिक कराना होगा वो भी आगे करा के चलूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, इसी गैप डेज में सारा कराऊंगा। लेकिन रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज वाले क्वेश्चंस देख के आपको अंदाजा तो हो ही गया होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा है, जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली पूछे, ऐसा घुमा फिरा के ही क्वेश्चन बन सकते हैं। तो प्रिकॉशन स्टेप्स अच्छे से याद करो। मेरे पास अभी और भी क्वेश्चन है, देखो ये 90 पेजेस की है पीपीटी, अभी हमने सिर्फ 44 पेजेस तक करा है और 44 तक ही आपने देखा काफी सारे क्वेश्चंस आपको लगे होंगे कि यार थोड़ा घुमा फिरा के पूछ रहा है। तो उस हिसाब से रिवीजन करो, उस हिसाब से तैयारी करो। मैं हर चीज की तैयारी तुम्हें करा के भेजूंगा, तुम बिल्कुल स्ट्रेस मत लेना, बस मेरे साथ साथ पढ़ते रहना बच्चों। अकाउंट्स में ही फोड़ेंगे, इकोनॉमिक्स में ही फोड़ेंगे। कल मिलते हैं, कल भी नेशनल इनकम भी कंटिन्यू करेंगे, मनी बैंकिंग भी आगे बढ़ाएंगे और हर चीज अच्छे से कराऊंगा। ठीक है, तुम लोग बस अपने एंड से रिवीजन खींच के रखो बच्चों, क्योंकि रिवीजन में कमी रहेगी ना फिर मजा नहीं आता। तो रिवीजन खींच के रखो, नेशनल इनकम को आगे कंटिन्यू करते हैं कल और मनी बैंकिंग भी कंप्लीट करते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग।